हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ भारत का जो सीमा विवाद है वह बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। पिछले कुछ समय यानी कि अगर हम 2020 की बात करें तो हमने गलवान घाटी में चीन के साथ या चीन की आर्मी के साथ भारतीय आर्मी का स्टैंड ऑफ देखा, जहां पर सीमा को लेकर के घुसपैठ जैसी स्थितियां देखने को मिली। उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों हमें एक खबर सुनने को मिली कि अरुणाचल प्रदेश के पास फिर से ऐसी ही एक घुसपैठ की गई है। इस तरह की घुसपैठ जब भी होती है उसके बाद देश के अंतर्गत जो माहौल है चीन विरोधी होने लगता है। 2020 की घटना में भी हमने ये देखा कि उस समय भारत के ऊपर यह दबाव बनता हुआ दिख रहा था भारत के आंतरिक स्तर पर कि चीन के द्वारा जो हम व्यापार करते हैं चीन के साथ, उस पर एक तरह से हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए और चीन के द्वारा जो हम आयात करते हैं उसको भी हमें कम से कम कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद के आंकड़े अभी कुछ समय पहले रिलीज हुए हैं जिसमें हमें यह पता चला कि उस समय चीन के साथ जो व्यापार था वो घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ता चला गया। कोविड का दौर था, कोविड के दौर के बाद वैश्विक स्तर पर रिकवरी की संभावनाएं बन रही थी, रिकवरी करनी थी, ये एक वजह हो सकती है, हालांकि अभी हम डिस्कस करेंगे। अब फिर से इस तरह की एक बातचीत शुरू हो गई है कि हमें चीन के साथ जो व्यापार है उसको कम कर देना चाहिए। आज के इस टॉपिक में हम एनालिसिस करेंगे उस डेटा का जो हमारे सामने आया है कि पिछले कुछ समय में चीन के साथ भारत के व्यापार की क्या स्थितियां हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत के साथ जो चीन का व्यापार है वो बढ़ क्यों रहा है, क्या वजहें हैं, उन वजहों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चीन से हुई झड़प के बाद भी क्यों बढ़ रहा है भारत चीन व्यापार, ये एक सवाल है जिस पर बात करनी होगी और ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, विद्यार्थी या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते। न्यूज है, इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रोज शार्पली पोस्ट गलवान क्लैश, व्हाट ट्रेड डाटा शो। क्या कहता है व्यापार का जो आंकड़ा है और गलवान के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद क्यों ये व्यापार बढ़ा, चर्चा क्यों की जा रही है, इसको आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा और देखेंगे व्यापार भागीदार के रूप में चीन की क्या स्थिति है, चीन के अलावा जो शीर्ष व्यापार भागीदार है उनको भी देख लेंगे, लेकिन जो प्रमुख डेटा रहेगा वो चीन का रहेगा। डेटा जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डेटा से भी कई बार सवाल पूछा जा सकता है। व्यापार घाटा को देखेंगे, क्या व्यापार घाटा हमारे देश के अंतर्गत चीन के साथ बना हुआ है, बाकी देशों के साथ क्या स्थिति है। उसके बाद एक छोटा सा डेटा ये देखेंगे कि जब गलवान में झड़प हुई थी उसके बाद से आयात की स्थिति क्या रही। एक और सवाल ये हो सकता है कि आखिरकार जो हम खरीदते हैं, खरीदते क्या क्या है, कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं हैं जो हम वहां से लेते हैं और उनको क्या देते हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है, इसको समझेंगे। और एक प्रश्न प्रीलिम्स का और एक प्रश्न मेंस का लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला विषय है। जीएस पेपर 1, 2 और 3 तीनों को ही इससे जोड़ा जा सकता है। जीएस पेपर 2 और 3 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जीएस पेपर 1 के अंतर्गत उन प्राकृतिक संसाधनों को आपको देखना है जो पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। तो भारत वाले की चर्चा हम कर लेंगे, विश्व स्तर पर जो फैले हैं उनको आपको देखना है जाकर के। ये आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और ये फिर आपका होमवर्क रहेगा ताकि उन संसाधनों को आप देख पाएं कि भारत के पास क्या मौजूद है और विश्व के पास क्या मौजूद है जो वो आदान प्रदान करते हैं। तो चर्चा क्यों की जा रही है समझ चुके हैं आप। भारत चीन के बीच में जो फिर से झड़प हुई है उसको लेकर के व्यापार संबंधों को खत्म किए जाने की मांग एक बार फिर से आई है और आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि पिछली बार जब ये मांग आई थी, जब एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी में ऐसी एक झड़प हुई थी, तो भारत का जो आयात है संघर्ष के बाद कम नहीं हुआ था बल्कि तेजी से बढ़ा था। ठीक, अभी जो झड़प चल रही है वो कहाँ है, तवांग वैली के पास। तो इससे संबंधित जो एपिसोड है इसको हमने किसी और प्रोग्राम में कवर किया है, आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे उनको भी कवर कर लेंगे। आप जाकर के वो एपिसोड देख लीजिएगा जिसमें इसका पॉलिटिकल एंगल कवर किया गया है, हम इसके इकोनॉमिक एंगल पर बात कर रहे हैं। तो व्यापार भागीदार की स्थिति को देखें, चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो पहला कौन है, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इनकी स्थिति व्यापारिक भागीदार के रूप में हमेशा से ही ऐसी नहीं रही है, ये बदलती रहती है। अभी कुछ समय पहले यूएसए जो भारत का पहला भागीदार है, शीर्ष भागीदार है, वो बना है। इसके पहले लंबे समय तक चीन भी रहा है, डेटा में आपको अभी दिख जाएगा। 2021-22 में भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार $115.83 बिलियन रहा है 2021-22 में। भारत के कुल मर्केंडाइज ट्रेड का मतलब उत्पादों का व्यापार, इसके संबंध में देखें तो $1035 बिलियन का ये रहा है। ठीक, जिसमें से कि
11.19% चीन का व्यापार इसमें से रहा है। यानी टोटल व्यापार में से 11.19% व्यापार चीन के साथ रहा है। ठीक, इसके अलावा यूएसए के साथ देखें तो यूएसए का थोड़ा ही ज्यादा है, 119.48 बिलियन डॉलर रहा है, परसेंट में 11.54% इस टोटल हमारे द्वारा किए जाने वाले व्यापार का। इसके अलावा जो चीन की स्थिति है वो पिछले 10 वर्षों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2001 से 2012 के बीच में चीन लगभग 10वें स्थान में या उससे नीचे रहा है। उसके बाद इसकी स्थिति में बहुत तेजी से उछाल आया है। उसके पहले भी अगर हम जाएं 2001 और 2000 के बीच में ये 12वें स्थान पर रहा, 1999 से 2000 के बीच में 16वें स्थान पर, और उसके अगर पहले चले जाए 1998-99 में तो 18वें स्थान पर ये रहा है। ठीक, अब 2002 और 2003 के बाद से इसकी स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ है और 2011-12 में ये भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा। ठीक, नंबर टॉप पर आ गया। उसके बाद अगले साल हालांकि स्थिति में थोड़ा सा गिराव हुआ, जहां पर संयुक्त अरब अमीरात पहले नंबर पर आया। उसके बाद 2013-14 से लगा करके 2017-18 तक ये भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा। उसके बाद 2018-19 और 19-20 में यूएस ने इसकी जगह ले ली। यानी इस एनालिसिस में आपको दिखेगा कि एक लंबे समय तक चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा रहा है, पिछले 2 दशक का अगर आप निकाल करके देखते हैं। उसके बाद बीच बीच में यूएसए ऊपर आया और एक बार बीच में संयुक्त अरब अमीरात भी सामने आया। व्यापार के बीच में लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, यहां आपको समझना है। ये शब्द आता है व्यापार घाटा। पहले इस व्यापार घाटा शब्द को समझ ले, उसके बाद फिर हम डेटा पर आएंगे। ठीक, तो मान लीजिए एक देश है भारत। भारत का व्यापार है किसी भी देश बी के साथ। भारत उस देश को छोटे आंकड़ों में समझेंगे 10 रुपए की कुल वस्तुएं देता है। ठीक, और वहां से ये जो संख्या है रुपए में है, ठीक, वहां से 20 रुपए की वस्तुएं लेता है। ठीक, यानी जो भारत और उस देश का व्यापार है वो टोटल व्यापार हुआ 30 रुपए का। ठीक, लेकिन हमने जो उसको निर्यात किया, जो हमने दिया यानी निर्यात किया, और जो हमने उससे मंगवाया यानी आयात किया, हमारा निर्यात 10 रुपए का है और हमारा आयात 20 रुपए का है। तो हम कहेंगे कि हमारा निर्यात कम है, यानी हमारा व्यापार उस देश के साथ घाटे में चल रहा है। हम उसको उतना सामान नहीं भेजते जितना सामान हम उससे मंगाते हैं। अब इसी बात को उल्टा कर दीजिए, अगर जो निर्यात है वो 20 रुपए हो जाए और जो आयात है वो इससे कम हो जाए, यानी कि घट जाए, आयात हो गया 10 रुपए का। ये संख्या कितनी भी हो सकती है, एक वस्तु की नहीं, कई सारी वस्तुओं की हो सकती है। अंत में जब आप जोड़ करके निकालेंगे फिर ये निष्कर्ष आता है, आयात कम हो जाए, निर्यात बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो व्यापार है वो क्या है, अधिशेष व्यापार है, हम सरप्लस में हैं। और व्यापार अभी भी उतना ही है, 30 रुपए का व्यापार हो रहा है दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब हम सरप्लस में हैं। अगर हमारा निर्यात घट जाए, आयात बढ़ जाए किसी देश के साथ, तो क्या होगा, हम घाटे की स्थिति में आ जाते हैं, व्यापार घाटे में। अब चीन के साथ आपको पता है क्या स्थिति है, अभी इसमें देख भी लेंगे। ठीक, चलिए, तो एक डेटा बताता है कि यूएस के साथ 2021-22 में भारत को 32.85 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा। ये सरप्लस है, कुल ट्रेड में से इतना जो है व्यापार अधिशेष था, हमने ज्यादा उसको निर्यात किया। ठीक, चीन के साथ देखेंगे तो चीन के साथ हमारी स्थिति व्यापार घाटे की है। कितने घाटे में हम, 73.31 बिलियन डॉलर के घाटे में है। और 2021-22 में पिछले वर्ष के स्तर से अगर आप देखेंगे तो ये घाटा दोगुना हो गया है। तो पिछले एक दशक में चीन के साथ अगर आप आयात और निर्यात को देखेंगे तो चीन से आयात 2001-2 में हम 2 बिलियन डॉलर के आसपास करते थे और 2021-22 में ये 94.57 बिलियन डॉलर पे आ गया। अब निर्यात कितना बढ़ा इसको देखें तो इसी समय काल में चीन को जो भारत से निर्यात था लगभग 1 बिलियन डॉलर होता था 2001-2 में, फिर 2021-22 में केवल 21 बिलियन डॉलर तक ही पहुंच पाया। यानी कि जो आयात है, आयात बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि निर्यात उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। और हमारी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वहां पर हम आयात केंद्रित देश के रूप में नजर आते हैं, आयात बहुत ज्यादा करते हैं और व्यापार घाटे में है। चालू वित्त वर्ष में अगर आप देखें 2022-23 के डेटा में, तो पहले 7 महीने का डेटा हमारे पास है अप्रैल से अक्टूबर के दौरान का, जहां पता चलता है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 51 बिलियन डॉलर का है। ठीक, जबकि
अगर आप पिछले वर्ष के मुकाबले देखेंगे तो इसी समय में ये घाटा था 37 बिलियन डॉलर का, यानी इस साल हमने और कहीं ज्यादा आयात किया है। अब 2021-22 के दौरान जो भारत का कुल व्यापार घाटा था यानी 191 बिलियन डॉलर, उसमें 1/3 से ज्यादा का हिस्सा चीन के साथ था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी देशों के साथ अगर हम व्यापार घाटे की स्थिति में है तो उसमें सबसे प्रमुख रूप से चीन का नाम सामने आता है। अब भारत के साथ जो बाकी के देश है जिनके साथ भारत व्यापार करता है, टॉप 10 की अगर हम बात करें तो पहले पे यूएस है, दूसरे पे चीन दिखाई देता है। बाकी के 8 का नाम यहां दिया है। कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सऊदी अरब, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी आपको उन देशों का नाम जरूर पता होना चाहिए जो भारत के प्रमुख भागीदार के रूप में है, जिनके साथ हमारा व्यापार होता है। अब गलवान में जब झड़प हुई थी उस समय की स्थिति क्या थी आपको पता है। कोविड का दौर चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी व्यापार में वृद्धि हुई। कोविड लॉकडाउन के बाद से आयात में ज्यादा वृद्धि हुई है। जैसे कि जून 2020 में ये 3.32 बिलियन डॉलर था। जब जैसे ही लॉकडाउन खुलने शुरू हुए तो जुलाई में ये तेजी से बढ़ा 5.58 बिलियन डॉलर 2020, और इस साल जुलाई तक आते आते ये 10.24 अरब डॉलर हो गया। ये था वो आंकड़ा जो हमें रफली जानना चाहिए, इसलिए भी कि आंकड़े दरअसल क्या बता रहे हैं। आंकड़ों से ही हमें पता चलेगा कि स्थिति अभी के लिए क्या है। उसके बाद हम थ्योरेटिकल बातों में आएंगे। अब हम क्या खरीदते हैं ये भी समझ लें। तो चीन के साथ जो हम टॉप लेवल पर वस्तुएं भेजते हैं या मंगाते हैं उनको देखें। पहले हम देखेंगे कि हम आयात क्या करते हैं, यानी हम उससे क्या लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐसी वस्तुएं, अगर आप कभी भी बाजार में सर्वे करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आइटम ज्यादा दिखाई देगा जो हमने चीन से मंगाया होता है। और चीन की कई सारी मशीन्स भारत के बाजार में मौजूद है। कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो इससे संबंधित है, जैसे कि विद्युत मशीनरी उपकरण और उन मशीनों के पुर्जे, क्योंकि ये वो छोटे छोटे उपकरण हैं जो किसी भी मशीन की रिपेयरिंग के समय बहुत काम में आते हैं। साउंड रिकॉर्डर्स, साउंड के रिप्रोड्यूसर्स, टेलीविजन, परमाणु रिएक्टर्स, बॉयलर, मशीनरी, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनके पुर्जे, जैविक रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुएं। इन दोनों को भी आपको ध्यान से देखना है कि हम वहां से प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी कई सारी वस्तुएं मंगाते हैं जो आपको बाजार में सस्ती कीमतों पर बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। कई सारे ऐसे खिलौने होते हैं जो चीन से बहुत सस्ते में और अच्छे में बन करके आते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम कहें लैपटॉप्स, पॉमटॉप्स, ठीक, आईसी, इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज, ठीक, सोलर सेल्स और यूरिया, ये कुछ टॉप चीजें हैं जो हमने वहां से मंगाई हैं, वहां से आयात की हैं। अब चीन को हमने क्या भेजा है? लगभग 2021-22 में हमने 21.25 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, जो कि हमारे कुल शिपमेंट का केवल 5% ही है। तो हमने उसको क्या दिया? चीन को हमसे क्या चाहिए? आपको दिखाई देगा कि इन्हें ज्यादा से ज्यादातर हमसे कच्चा माल चाहिए। अयस्क, स्लैग, राख चाहिए इन्हें हमसे 2.5 बिलियन डॉलर की इस वर्ष में। कार्बनिक रसायन चाहिए, खनिज ईंधन, खनिज तेल, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम, लोहा, इस्पात, ठीक, एल्यूमिनियम, उससे बनी वस्तुएं और कपास। आपको दिखाई देगा इसमें ज्यादातर रॉ मटेरियल्स है। एक और नाम जो आएगा प्रमुख रूप से वो है लाइट नेप्था का। ठीक, ये क्या है? ये पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक कहलाता है, जिसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक बनाने में। तो आपने अभी इसके पहले वाले पेज में देखा कि हम चीन से प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने हुए उपकरण या फिर उत्पादों को आयात करते हैं। कच्चा माल कहां से आता है? हमारे ही पास से जाता है। यानी कि आपको यहां पर एक चीज ये भी दिखाई देगी कि हमारी इंडस्ट्री में जो द्वितीयक उद्योग है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। यानी कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या फिर उत्पाद निर्माण की इकाइयां कमजोर हैं, तभी हम वहां पर कच्चा माल देते हैं और वहां से फिनिश्ड गुड्स लेते हैं। तो ये एक स्केल हमें यहाँ पर दिखता है। यूएसए की बात करें तो यूएसए से हम क्या आयात करते हैं? कच्चा पेट्रोलियम, कोकिंग कोल, एलएनजी, हीरे, बादाम, टर्बोजेट, ये प्रमुख उत्पाद हैं। निर्यात क्या करते हैं? हीरे, सोने के आभूषण, वन्नामयी झींगा, ये कुछ ऐसे होते हैं, और टर्बोजेट, ये प्रमुख उत्पाद है जो हम निर्यात करते हैं, और ये आयात करते हैं, ये भी प्रमुख उत्पाद है। इसके अलावा अन्य हमेशा ही लगा रहेगा। ठीक, अब ये भारत के नक्शे में एक बार ये देख लें कहां कहां पर कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स मौजूद हैं। एक बार आप इस मैप को ठीक से देख लीजिएगा, इसमें अलग अलग स्तर पर चीजें दिखाई हुई है, और आपका होमवर्क है कि आपको वर्ल्ड के लेवल पर जो भी प्रमुख स्थान मौजूद है जहां पर प्रमुख खनिज पाए जाते हैं
उनकी अवस्थिति को देखना है, क्योंकि अवस्थितियां और उनको निर्धारित करने वाले कारक आपके सिलेबस में मेंशन है। अब आए निष्कर्ष पर। तो हमने ओवरऑल ये देखा कि गलवान के समय जो भी स्टैंड ऑफ रहा हो या फिर अभी के लिए जो भी झड़प रही है, वहां पर भारत कहीं से भी इस मांग के बावजूद कि हमें व्यापार को कम करना है, हम व्यापार को कम नहीं कर पा रहे। क्या वजह हो सकती है, उस वजह को हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक शब्द आएगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है जहां पर चीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन से आने वाले उत्पाद सस्ते हैं, लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं। कई सारे उत्पाद ऐसे हैं जो उन देशों की कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भारतीय कंपनियों की निर्भरता बहुत ज्यादा है उनके ऊपर कि अचानक से अगर उन वहां से आने वाला जो आइटम है, कच्चा माल है, वो अगर बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ जो मेक इन इंडिया वाली बात भी आती है कि हम भारत में ही निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए भी कच्चा माल कम पड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ अगर हम असेंबल की ही बात करें कि चीजों को, उत्पादों को हम असेंबल कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत में आ जाएगा। इसका इंपैक्ट पड़ेगा रोजगार पर। तो जो बेरोजगारी की स्थिति है वो और बढ़ सकती है, और कोई भी सरकार रोजगार की स्थितियों को खराब नहीं करना चाहेगी ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बजाय और गिरावट आने लगे। यानी कि हम एक तरफ से सीमा जो पार स्थितियां हैं, सीमा पार झड़प है, वो तो देख ही रहे हैं, सीमा की चुनौती तो बनी ही हुई है। उसके अलावा आर्थिक चुनौती को नहीं बढ़ाना चाहेंगे, या फिर कोई भी देश नहीं बढ़ाना चाहेगा। इसके अलावा एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर जो वैश्विक स्तर पर संस्थाएं हैं उनका दबाव रहता है। अगर भारत के अंतर्गत चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित भी कर दिया जाए तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एशियाई विकास बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा और निवेश बैंक या फिर विश्व बैंक का निवेश है और इनके द्वारा मिलने वाली पूंजी का उपयोग किया जा रहा है। तो इनके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पर इनके अंतर्गत जो कंपनियां होंगी, हमें उनको काम करने के लिए हिस्सेदारी देनी होगी। तो कई सारी चीनी कंपनियां हैं जो भारत के अंतर्गत काम कर रही हैं और हम उनको प्रतिबंध इसके अंतर्गत नहीं लगा सकते। इसके अलावा हमने एक और पॉलिसी शुरू की थी इन्वेस्ट इंडिया की, जहां पर विदेशी निवेशकों को हम आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में कई सारी चीन की कंपनियां हैं जो भारत में आकर के निवेश कर रही हैं और काम कर रही हैं। इसके डेटा के मुताबिक लगभग 800 ऐसी कंपनियां हैं। ठीक, तो वहां पर समस्या यह है कि जब हमने ही इस प्रक्रिया को शुरू किया है, हम चाहते हैं कि बाहर से हमारे पास निवेश आए, तो हम अचानक से उन सभी को एक साथ बंद करके वापस भेज नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके रोजगार की स्थितियां छिन सकती हैं। ठीक, तो हम कर क्या सकते हैं, अब एक सवाल यह है। तो सुरक्षा निरीक्षण के साथ तर्कसंगत और पारदर्शी प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर हमें शक था कि चीन के लिए वहां पर सीमा पार या फिर सामरिक रूप से कुछ ऐसा डेटा उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उनमें हमने ऐसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि वो कंपनियां ठीक तरह से यहाँ काम करें और जो वो काम कर रही है वो सरकार को या फिर भारत के लोगों को पता हो। ठीक, तो एक बात ये हो सकती है। दूसरा, घरेलू नीति में बदलाव करके कि अभी हमारी निर्भरता जिन चीजों के ऊपर है, जैसे अभी हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग उन चीजों की भारत में नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं। तो हमें प्रयास ये करना होगा कि मेक इन इंडिया जो पहल है उसको उन चीजों से जोड़ें जिनकी भारत को आवश्यकता है और जिन उत्पादों को हम यानी कि फिनिश्ड गुड्स के रूप में आयात कर रहे हैं, बना बनाया ले रहे हैं, उनको भारत में ही ला करके बनाए और वहां से कोशिश करें कच्चा माल आए, और कच्चा माल भी न्यूनतम आए। अगर हम उपजा सकते हैं उसको तो हम उसको बना ले, या फिर कोई और विकल्प तलाशे जो चीन की जगह काम आ सकता है। इसी तरह ठोस आर्थिक कूटनीति पर काम करना होगा कि चीन के इस तरह के दबाव हम पर ना बने। कई सारे इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भारत पर दबाव बना सकते हैं। तो भारत ने एक एजेंसी की शुरुआत करने की बात पिछले साल की थी, इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड एजेंसी, जो इस तरह की सभी स्थितियों पर नजर रखेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस बार इन सभी चीजों पर काम करके ही हम किसी तरह से इन स्थितियों से बच सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए सामरिक सुरक्षा को निर्धारित करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। क्योंकि जब तक हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तब तक हम किसी भी और तरह के हथियार या फिर देश की सुरक्षा में आर्थिक रूप से मजबूती नहीं ला पाएंगे। क्योंकि अगर हम डिफेंस का कोई भी इक्विपमेंट हो उसको बनाने के लिए भी हमें तकनीक चाहिए, और तकनीक या तो हम खुद से बना लें या फिर किसी देश से ले लें। तो अगर इजराइल की बात हो, यूएस की बात हो, रूस की बात हो, अगर हमें तकनीक चाहिए तो वो भी महंगी होती है, उसके लिए भी पेमेंट चाहिए। इसलिए आर्थिक स्थिति जब तक हमारे देश की मजबूत नहीं होगी तब तक हम किसी भी तरह से किसी भी युद्ध को जीतने की स्थिति में नहीं आ सकते। न केवल हमारा देश बल्कि विश्व का कोई भी देश जब तक बड़ी आर्थिक ताकत नहीं होगा तब तक फिर वो सामरिक रूप से भी पकड़ बना पाने में मजबूती नहीं ला पाएगा। अब इसका एक बड़ा लाभ
चीन के रूप में आप देख पाते हैं। चीन एक बड़ा उदाहरण है क्योंकि उसने अपने आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर लिया है कि उसके बाद वह अपनी बाकी सभी चीजों में उसका निवेश करता है और अपने आप को मजबूत करता है। तो एक प्रश्न देखें आज के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीते एक दशक 2011-12 से 2021-22 से लगातार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन रहा है। ठीक, इस अवधि में भारत का चीन से होने वाला आयात निर्यात की तुलना में कम है। तीसरा, 2021-22 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 115.83 बिलियन डॉलर रहा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या उपरोक्त सभी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आपको आंसर देना है। और ये जो प्रश्न है आज के सेशन से ही लिया गया है। अगला प्रश्न मेंस का है। भारत चीन के बीच होने वाले सीमा विवाद भारत चीन व्यापार को किस सीमा तक प्रभावित कर सके हैं, विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर 250 शब्दों में आपको बताना है कि प्रभावित कर सके हैं या नहीं कर सके हैं। नहीं कर सके हैं तो क्यों नहीं कर सके हैं, उन सभी कारणों का विश्लेषण करना है। डेटा के साथ आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। शुक्रिया।